तो दोस्तों अभी मुझे करीबन शाम के 5 बजे के आसपास टाइम हुआ है। तो अभी हम पैकिंग करने वाले हैं अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप के लिए। जो भी अपना सामान हमने लेके जाना है, बैग्स वगैरह, वो सब गाड़ी में पैक करेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद करीबन 8-9 बजे के आसपास हम यहाँ हरियाणा से निकलेंगे। हरियाणा से सबसे पहले जाएंगे मनाली। तो हरियाणा से जो मनाली का हमारा रूट लगेगा वो है NH44 का, यानी कि सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र और फिर अंबाला से होते हुए चंडीगढ़ की तरफ से फिर हम चले जाएंगे मनाली। तो अभी रात को निकलेंगे, कल सुबह तक हमारा मनाली पहुंचने का जो है प्लान है। रात को इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि एक तो रात को जाम की समस्या नहीं होती, क्योंकि दिन में वहां पे मनाली वाले रूट पे बहुत ज्यादा जाम हो जाता है। अगर दिन में निकले तो जाम में फंस जाएंगे कई घंटे। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि रात में मनाली तक हम पहुंचे, सुबह के 6-7 बजे तक हम मनाली तक पहुंचे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें मनाली पहुंचने में। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। एक रात मनाली में स्टे करेंगे, वहां की लोकल साइट सीइंग करेंगे। उसके बाद अगले दिन फिर हम निकलेंगे आगे अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप के लिए। बीच में देखेंगे या तो जिस्पा में स्टे करेंगे एक रात के लिए, या फिर उसका तो सरचू में करेंगे। वो वहां की एनवायरमेंट कंडीशन हम देख लेंगे। उसके बाद जैसा भी होगा उस हिसाब से स्टे करेंगे। मैं आपको बताता रहूंगा, अपडेट करता रहूँ। तो ये रही अपनी स्कॉर्पियो एन। एक बार बूट स्पेस खोल लेते हैं और रख लेते हैं इसमें अपने सारे बैग्स वगैरह, पैकिंग कर लेते हैं। जो जो सामान हमें ट्रिप पे ज़रूरत पड़ेगी तो सारा बैग्स वगैरह हम रख लेते हैं। हालांकि कुछ और दोस्त हैं जो हमारे साथ जाएंगे उस टूर में, तो उनको भी रास्ते से लेंगे, उनका लगेज इसमें आएगा। तो एक बार रख लेते हैं फटाफट इन बैग्स को। 5-6 दिन के लिए अपनी ज़रूरत का सारा सामान आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा अगर इतनी लंबी ट्रिप पे आप जा रहे हैं। तो इनमें मेडिसिन्स और ऑक्सीजन के कैन जरूर से जरूर आपके पास होने चाहिए, ताकि ऑक्सीजन की कमी हो तो आप यूज़ कर पाएँ। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, मेडिसिन्स और ऑक्सीजन के कैन, अगर आप लेह लद्दाख की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। तो चलो, लगेज तो अपना पैक हो गया। दोस्तों इस ब्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि ये ब्लॉग जो है 2 पार्ट में मैं रिलीज करूंगा अपने चैनल पे, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो आप सीरीज में देखना, यानी पहले पार्ट 1 देखना, उसके बाद पार्ट 2 देखना, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं दोनों पार्ट एक साथ में करूंगा तो आपको भी देखने में बोरिंग हो जाएगा। इसलिए आधा आधा करके, यानी 2 पार्ट में इस ब्लॉग को, यानी कि इस पूरी वीडियो को, ट्रिप को मैं कवर करने वाला हूँ। तो शुरू से लास्ट तक देखना, बहुत ही एडवेंचर होने वाला है, बहुत मजा आएगा आपको भी। अगर आपको भी कभी लेह लद्दाख की ट्रिप करनी होगी, क्योंकि वापस हम लेह लद्दाख से फिर कश्मीर के रूट से आएंगे, श्रीनगर से होते हुए जम्मू की तरफ से, तो वो भी एक रूट कवर हो जाएगा कि आप मनाली की तरफ से जाके लेह लद्दाख की ट्रिप भी आपकी हो जाएगी। उसके बाद फिर कश्मीर से आते हुए कश्मीर की तरफ से भी जो रास्ता है वो भी एक तरह की आप ट्रिप मान सकते हैं, यानी कि जाना इस तरफ से और आना उस तरफ से। तो आप भी अगर कभी प्लानिंग करेंगे तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, कैसे क्या रास्ते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, किन रास्तों से गुजरना पड़ता है, लेह लद्दाख के लिए कैसे रास्ते हैं, किसमें कहां स्टे करने के लिए, तो पूरी इंफॉर्मेशन आपको दूंगा। और टोटल इस ट्रिप में कितना खर्चा आया, यानी कितने पैसे लगे हैं, वो भी आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। हमारी ये ट्रिप जो है लगभग 6 से 7 दिन की होने वाली है। तो हर दिन के हिसाब से टोटल कितने पैसे लगे हैं, टोटल कितना खर्चा आया, कितने हम जो है साथ में गए थे इंसान, तो सभी का आपको बताऊंगा मैं कितना क्या है। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लास्ट में आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। इसके साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर देना, पार्ट 1 को भी और पार्ट 2 को भी जरूर देख लेना। पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोनों ही पार्ट को आपको लाइक कर देना है। और हाँ, ऐसी मजेदार वीडियोस के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि ये तो ट्रेवल व्लॉग है, लेकिन मेन तो जो मेरे चैनल पर कंटेंट आता है वो टेक्निकल आता है। तो आप बाकी की वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ये मेरा जो है ट्रिप थी, तो मैं जला के वीडियो बना के आपके अपने जो चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं या जो मेंबर्स हैं या जो यूट्यूब की फैमिली है उसके साथ भी शेयर करना चाहिए। चलिए फटाफट पैकिंग कर लेते हैं और निकलते हैं अपनी लेह लद्दाख की ट्रिप पे। तो चलो, भोले बाबा का नाम लेके शुरू करते हैं अपनी इस ट्रिप को। भगवान करे कि हमारी ट्रिप अच्छे से निपट जाए, कोई रास्ते में दिक्कत वगैरह हमें ना आए। शुरुआत करते हैं, लेके निकलते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन को। तो मनाली तक का जो हमारा रूट रहने वाला है वो है, हम सोनीपत से होते हुए जाएंगे पानीपत, पानीपत से फिर जाएंगे करनाल, करनाल से जाएंगे कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से होते हुए फिर हम जाएंगे अंबाला की तरफ, फिर अंबाला से हम जाएंगे रूपनगर, रूपनगर से फिर सीधा हम जाएंगे करतारपुर साहिब, करतारपुर साहिब से फिर हम जाएंगे बिलासपुर की तरफ, और बिलासपुर से होते हुए फिर हम जाएंगे सुंदरनगर, सुंदरनगर से फिर हम जाएंगे मंडी, और मंडी होते हुए फिर चले जाएंगे हम कुल्लू, और कुल्लू से फिर जाएंगे सीधा मनाली। तो ये अपना जो है हरियाणा या फिर दिल्ली से भी अगर आप आ रहे हैं तो यही NH44 का आपका रूट लगता है मनाली का। इसी रूट पे आपको जाना चाहिए, सबसे अच्छा रूट है। सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं और टनल्स भी काफ़ी हैं, जल्दी से आप फटाफट पहुंच जाते हैं मनाली। तो सारी रात हमने सफ़र किया। सुबह करीबन हम
7 बजे के आसपास जो है मनाली पहुंच गए थे। ये बीच में टनल्स आती हैं तो ये थोड़ी सी फुटेज मैंने ले ली थी तो वो इसमें डाल दी है। बाकी ज़्यादा रात को फुटेज नहीं ले पाया, यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, सीधा सुबह मनाली पहुंच गए। हालांकि बीच में हम चाय वगैरह पीने के लिए सुबह सुबह रुके थे। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों मनाली तक का जो रोड है बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन बनाया हुआ है, आपको मजा आ जाएगा। तो हम आ गए हैं अपने मनाली के होटल में। हम चले थे दिल्ली से करीबन 8 या 9 बजे के आसपास चले थे और हम यहाँ पर पहुंचे हैं मनाली में सुबह 7 बजे के करीब। तो लगभग हमें ये मान के चलिए कि आप 11 घंटे लग गए हैं। उसमें बीच में हमने 2 बार स्टे किया था ताकि हम आराम से आ सकें, गाड़ी का इंजन वगैरह भी ठीक हो जाए और आने में भी हमें कोई दिक्कत ना हो और ज्यादा थकावट भी ना हो। तो इस तरीके से हम जो है मनाली पहुंचे हैं। काफी अच्छा हमारा सफर रहा। अब आगे के सफर में देखते हैं कि कैसा रहता है, आपको दिखाता रहूंगा, अपडेट करता रहूंगा। अभी कमरा में आपको दिखाऊंगा कि कैसा रूम हमने यहाँ पर लिया है। हमने ओल्ड मनाली में यहाँ पर रूम लिया हुआ है। एक दिन हम मनाली में स्टे करेंगे, थोड़ा मनाली के लोकल एरिया में घूमेंगे, जैसे कि माल रोड है, हिडिंबा टेम्पल है, और उसके बाद फिर निकल लेंगे अपनी लेह लद्दाख ट्रिप के अगले चरण में, यानी कि मनाली से आगे। तो कुछ इस तरीके का कमरा हमारा होटल में जो हमने लिया हुआ था। जो होटल है ये हमने ओल्ड मनाली का जो रोड है उस पे लिया है, यानी कि जो बीच में रिवर है, रिवर के उस साइड जो होटल्स हैं उनमें से होटल लिया है। काफी अच्छा ये होटल था। इसमें जो टॉप टेरेस्ट का रूम है वो ये हमें मिला था। ये देखिए यहाँ पर काफी अच्छा एनवायरनमेंट आपको दिखेगा, काफी ग्रीनरी और अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। आप इस होटल में आएंगे तो आपका मन लग जाएगा। मतलब बहुत ही बेहतरीन, मनाली के बेहतरीन होटल में से आप ये होटल कह सकते हैं। तो इतना अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर जो है इन्होंने होटल वालों ने बनाया हुआ है, खासकर कि टेरिस पे। सुबह सुबह जल्दी हम मनाली पहुंच गए थे तो रिफ्रेशमेंट के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पर एंजॉय किया हमने। काफी पीसफुल एनवायरनमेंट था। ये देखिए सामने ही नदी बह रही थी, नदी की आवाजें, और मौसम तो मनाली का हमेशा अच्छा ही रहता है। गर्मी आपको नहीं लगती है, ठंड है, ठंड भी लेकिन ज़्यादा नहीं, ऐसी ठंड की जिसे आप आराम से जो है इंजॉय कर पाएँ। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा जो एनवायरनमेंट था। उसके बाद हमने रेस्ट किया पूरा दिन और नेक्स्ट डे हम सुबह सुबह निकले मनाली की लोकल साइट सीइंग के लिए। लोकल में जैसे क्या, सबसे पहले तो गए हम हडिम्बा मंदिर। तो ये देखिए यहाँ पर हडिम्बा मंदिर हमने देखा। उसका पूरा एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से हमने, हालांकि गाड़ी हमने होटल में लगा दी, हम यहाँ तक ऑटो लेके फिर उसके बाद हमने पैदल यहाँ पे सफर किया, क्योंकि गाड़ी लेके आने में काफी जाम वगैरह में दिक्कत होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑटो लिया। उसके बाद ये देखिए मनाली का ये जो आसपास का परिसर है, यानी जो एनवायरनमेंट है, काफी पीसफुल एनवायरनमेंट था यहाँ पर। आप अच्छे से अगर आए तो मनाली में लोकल में हिडिंबा मंदिर आप साइट सीइंग कर सकते हैं। आपको देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा एक पीसफुल सा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से। इस मंदिर के ठीक पीछे ही एक वन विहार करके बनाया हुआ है, वहां पे मात्र 10 रुपए की टिकट लेके आप एंट्री कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर। तो दोस्तों अभी हम आए वन विहार में। ठीक हिडिंबा मंदिर के पीछे ही है ये वन विहार, जिसमें आप मात्र 10 रुपए की टिकट लेके एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। काफ़ी ग्रीनरी और बच्चों के लिए छोटी मोटी राइड्स भी हैं। इसके साथ ही छोटी मोटी खाने की कुछ दुकानें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। चलिए दिखाता हूँ कि ये जगह कैसी है। वन विहार में घूमने के बाद फिर जो मनाली का मॉल रोड है उसकी तरफ हम निकल चुके उसे देखने के लिए। तो चलिए माल रोड की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मनाली का माल रोड कैसा है। तो यहाँ से हम पैदल ही निकले हैं। हालांकि माल रोड मनाली के जो वन विहार है यानी हिडिंबा टेम्पल उससे ज़्यादा दूर नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं।
ये है मनाली का मॉल रोड। इस पे बहुत सारी दोनों तरफ दुकानें हैं, अलग अलग चीज़ों की दुकानें। आप यहाँ चाहे तो अपने मनपसंद का कोई भी सामान खरीद सकते हैं या उसकी शॉपिंग कर सकते हैं। इसके साथ भी बहुत ही खाने पीने की दुकानें भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। बीच में ये रोड बनाया हुआ है, यहाँ पर कपल्स वगैरह, न्यूली वेड या फिर सिंगल आदमी भी जो घूमने जाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये चौक है। आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी यहाँ पर कोजी है, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। आप ये लेट इवनिंग में या शाम को या सुबह सुबह जल्दी माल रोड पे घूम सकते हैं। ज़्यादातर तो इवनिंग में ही, क्योंकि दिन में धूप हो जाती है, तो इवनिंग में ही लोग बाग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। तो दोस्तों अब हम निकल रहे हैं मनाली से। अब मनाली से हमारा अगला स्टॉप रहेगा जिस्पा। तो मनाली से जिस्पा के लिए अब हम निकलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीच में हम रुकेंगे सोलंग वैली के पास। सोलंग वैली देखेंगे, वहां पर एंजॉय करेंगे, थोड़ी एडवेंचर एक्टिविटीज करेंगे और फिर निकल लेंगे जिस्पा। इसके साथ ही अटल टनल क्रॉस करते ही शिशु के आसपास कहीं हम बीच में कैंपिंग करेंगे, वहां पे अपना खाना या मैगी वगैरह बनाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर निकल पड़ेंगे आगे जिस्पा की तरफ। अभी टाइम हुआ है सुबह के करीबन 10:33। तो अभी हम निकल रहे हैं, देखते हैं कि रास्ते में कोई जाम वगैरह मिलता है या नहीं। अगर जाम मिलता है तो उस हिसाब से फिर हमें टाइम लग जाएगा, अगला जाम नहीं मिलता है तो हम स्मूथली सब क्रॉस कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जिस्पा की ओर। मनाली से थोड़ा सा निकलने के बाद हमने अपनी गाड़ी की जो पेट्रोल टैंक है वो फुल करवाया, क्योंकि हमारे पास डीजल गाड़ी थी तो हमने पूरा का पूरा डीजल ये भरवा लिया, अपनी गाड़ी में फुल करवा लिया। पास ही में थोड़ा दूर चलते एक पेट्रोल पंप आ गया था, उस पेट्रोल पंप पे हमने अपनी स्कॉर्पियो को लगाया और उसमें फुल यानी कि टैंक फुल करवा लिया डीजल का। क्योंकि पहाड़ों में जहां भी आपको पेट्रोल पंप मिले वहीं आपको डीजल या पेट्रोल फुल करवा लेना चाहिए अपनी गाड़ी में, क्योंकि उसके बाद पता नहीं होता कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप आपको कितनी दूर मिलेगा। तो ये आप कभी ना सोचे कि आगे करवा लूंगा, जहां भी आपको पेट्रोल पंप दिखे वहीं आपको अपनी गाड़ी में पेट्रोल फुल करवा लेना चाहिए। तो अपनी गाड़ी में फ्यूल फुल करवा के हम निकल पड़े आगे अपना अटल टनल की तरफ, क्योंकि अटल टनल से होते हुए फिर हम जाएंगे शिशु और शिशु से फिर जाएंगे जिस्पा। ये हमारा रूट है। तो मनाली से थोड़ा सा निकल के हमने अपना फ्यूल वगैरह फुल करवाया और उसके बाद फिर हम निकल गए आगे अटल टनल की तरफ। अब अटल टनल में जाने से पहले बीच में सोलंग वैली भी पड़ती है, तो अगर हमारे पास टाइम होगा, हम लेट ना हुए और ज्यादा जाम ना मिला तो सोलंग वैली में भी रुकेंगे, अदरवाइज हम सीधा निकलेंगे क्योंकि हमें लंबा जाना है। बीच बीच में काफी जगह ये जाम यहाँ पर लगा हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि मनाली के इस रूट में जाम बहुत ही आम बात है, धीरे धीरे लेकिन चलता जाम होता है, ज्यादा आपको इसमें दिक्कत की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप निकलें अटल टनल की तरफ तो जल्दी सुबह जल्दी निकलें, क्योंकि अगर 11 बजे के बाद आप निकलेंगे तो फिर आपको लंबा यानी कि हैवी जाम मिल सकता है, आपको कई घंटे यहाँ पर रुकना पड़ सकता है। तो हमने भी ये किया, सुबह सुबह जल्दी हम होटल से निकले थे तो हमें कहीं ज्यादा मेजर जाम नहीं मिला, हल्का फुल्का जाम मिला, वो हमने क्रॉस कर लिया। तो उसके बाद सीधा हम यहाँ पर आ गए हैं अटल टनल में। ये सामने आप देख सकते हैं कि अटल टनल की यहाँ पर एंट्री है। अब अटल टनल में एंटर करने से पहले आपकी गाड़ी की चेकिंग होती है, तो हमने भी अपनी गाड़ी की चेकिंग करवाई, उसके बाद हम सीधा एंटर कर गए
अटल टनल में। तो दोस्तों ये जो अटल टनल है ये 9 किलोमीटर लंबी है, यानी 9 किलोमीटर तक लगातार ये स्ट्रेच है, बीच में कहीं भी आपको बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा। और इसमें आपकी स्पीड भी लिमिटेड होनी चाहिए, यानी कि 50 से 60 के बीच में स्पीड होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही अटल टनल में आप गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंगल लाइन है, वन वे है, एक तरफ से गाड़ियां जा रही हैं, एक तरफ से आ रही हैं, तो यहां पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते। आपको एक ही स्पीड से चलना है और धीरे धीरे करके आप इस अटल टनल को पार कर जाएंगे। अटल टनल पार करने के बाद ये देखिए सामने ही आएगा ब्रिज। अब ब्रिज पर जाने के बाद दो रास्ते हैं, लेफ्ट में जाएंगे तो आप जाएंगे सिसु के होते हुए जिस्पा की तरफ, और राइट में जाएंगे तो आप जाएंगे कोकसर की तरफ। अब हमें तो सिसु के होते हुए जिस्पा की तरफ जाना था, साथ ही लेह का भी आपको दिखेगा, लेह, कारगिल और श्रीनगर, ये तीनों ही जगह जाने का रास्ता आपको यहाँ से जाता है। इसके साथ ही काजा और रोहतांग जाना होगा तो राइट में मुड़ेंगे, लेह लद्दाख जाना होगा तो लेफ्ट में मुड़ेंगे। अब हमें लेह लद्दाख जाना था तो हमने यहाँ से लिया लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न लेने के बाद फिर हम चले आगे अपने सफर पर। अब यहाँ से जिस्पा हमारा रह गया 28 किलोमीटर, हम स्टे करेंगे जिस्पा में।
तो हम आ गए हैं फिलहाल जिस्पा में, और यहाँ पर है ये आईपेक्स कैंप। अब इसमें हम एक रात बिताने वाले हैं और कल निकलेंगे आगे लेह लद्दाख के लिए। देखिए कितना प्यारा यहाँ पर एनवायरनमेंट है, कितनी प्यारी यहाँ पर, बहुत बेहतरीन नज़ारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि जिस्पा में होटल्स भी हैं, आप चाहे तो होटल में रूम भी ले सकते हैं, लेकिन हमने प्रेफर किया होटल की बजाय यहाँ के कैंप्स में रुकने का, क्योंकि यहाँ पे कैंप्स में जो रुकने का एक्सपीरियंस होता है वो अलग ही होता है। तो एक बार आप भी कोशिश कीजिएगा कि होटल की बजाय जिस्पा में अगर आए हैं तो कैंप्स में रुक के देखें, यानी कि टेंट्स में रुक के देखें, आपको बहुत मजा आएगा। आपकी जो शाम है वो बहुत ही यादगार हो जाएगी। इसके साथ ही इस पूरे कैंप में नीचे जाके सामने ये देखिए नदी फ्लो कर रही है, सामने नीचे उतरेंगे तो नदी फ्लो कर रही है। उसके साथ ही यहाँ पर इन्होंने कैंप फायर जलाने के लिए भी अरेंजमेंट्स करी हुई है। तो मौसम अगर ठीक रहता है तो आप यहाँ पर अपने ग्रुप के लिए कैंप फायर भी कुछ पैसे दे के जलवा सकते हैं, यानी कि कैंप फायर का आनंद भी ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये नदी का कुछ इस तरीके से आपको आवाज़ सुन रही होगी। काफ़ी आसपास का काफ़ी बेहतरीन एनवायरनमेंट है, आप देखेंगे तो आपका मन खुश हो जाएगा। इसके साथ ही काफ़ी ठंड भी यहाँ पर होती है, सूखी ठंड जिसे बोलते हैं, यानी कि ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है। आप चाहें तो जिस्पा में स्टे कर लीजिए, मैं तो कहूँगा जिस्पा में ही कीजिए सर्चों की बजाय। और ये देखिए इस तरीके से टेंट इनके अंदर होते हैं, यहाँ पर डबल बेड, या फिर फैमिली के लिए होगा तो 2 बेड भी अलग अलग तरीके से अलग अलग टेंट में आपको सुविधा मिल जाती है। हर टेंट में आपको बाथरूम की सुविधा भी मिलती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि बाथरूम कैसा होता है। ये इस तरीके का बाथरूम होता है, उसमें यहाँ पर टॉयलेट सीट आपको मिल जाएगी वेस्टर्न, उसके साथ ही नहाने के लिए एक टैप और साथ में मुंह धोने के लिए वॉश बेसिन आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हर टेंट में आपको बाथरूम की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। तो हम भी इन टेंट्स में ही रुके, एक रात हमने यहाँ पर बिताई। काफ़ी ठंड होने के बावजूद भी इन्होंने ब्लैंकेट यानी कंबल ऐसे दिए थे कि रात को हमें ज़्यादा ठंड नहीं लगी, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उल्टा एक यादगार एक्सपीरियंस हमें मिल गया टेंट हाउस में रुकने का। जिस्पा में पहुंचते ही फिर हमने बनाया अपने लिए खाना, क्योंकि खाने का सामान हम अपने साथ लेके गए थे, साथ ही एक छोटा सिलेंडर भी लेके गए थे और चाय वगैरह बनाने का सामान भी लेके गए थे, ताकि साथ में कैंपिंग भी हम करते जाएं। खाना खाने के बाद फिर जिस्पा से ही थोड़ा सा आगे 1 किलोमीटर आगे हमें गाड़ी नीचे उतारने का जगह मिलेगी, जहाँ हमने नदी के साइड में अपनी स्कॉर्पियो को उतारा। और उसके बाद फिर यहाँ पे काफ़ी हमने एंजॉय किया, यहाँ पे फ़ोटो शूट किया, वीडियो वगैरह बनाई। तो अभी हम यहाँ पर जिस्पा में ही नदी के किनारे आ चुके हैं। ये देखिए मेरे पीछे यहाँ पर नदी आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी को यानी कि स्कॉर्पियो को नीचे उतार लिया है और अब हम यहाँ पर रिलैक्स करने के लिए यानी कि थोड़ा फोटोज वगैरह क्लिक करने के लिए आए हैं। बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है, बहुत ही, हालांकि बहुत ठंड है लेकिन फिर भी ये देखिए आपको दिखा देता हूँ सराउंडिंग्स में बहुत बेहतरीन नज़ारे। ऐसे नज़ारे आपको कहीं और देखने को शायद ही मिलेंगे। तो आज की रात हम यहीं स्टे करेंगे जिस्पा में, उसके बाद कल निकलेंगे आगे लेह लद्दाख के लिए। Sorry ass DJ. You can get some. तो दोस्तों सुबह हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ठंड है, -5 डिग्री के करीब टेम्परेचर है। अब हम निकलेंगे आगे लेह लद्दाख के लिए जिस्पा से। और ये रही अपनी गाड़ी। तो अभी इसे स्टार्ट करके छोड़ रखा है ताकि इंजन वगैरह अच्छे से गर्म हो जाए। उसके बाद हम निकलने वाले हैं आगे। बहुत ज़्यादा ठंड है।
बारालाचा की तरफ चढ़ाई करते हुए बीच में आती है सूरजताल। तो हम बीच में रुक गए थोड़ी देर के लिए सूरजताल पे। वहां पे हमने फोटो वगैरह क्लिक की। हालांकि बर्फ पड़ने के कारण जो झील है वो पूरी तरीके से जमी हुई थी। आप देख रहे होंगे नीचे झील है, ये पूरी तरीके से जमी हुई थी। पानी बिल्कुल भी आपको दिख नहीं रहा था, क्योंकि इस टाइम पे बर्फ भी एक तो बहुत ज्यादा पड़ गई थी यहाँ पर, और काफी ठंड थी। बारालाचा में आप जाएंगे तो आपको काफी ठंड महसूस होगी। अगर आपने कैप्स वगैरह नहीं पहनी तो हो सकता है कि आपके सिर में दर्द भी हो जाए, क्योंकि एक तो ऑक्सीजन की काफी यहाँ पर कमी होती है, इसके साथ ही बहुत ज्यादा ठंड भी यहाँ पर होती है। तो बारालाचा में सूरजताल देखने के बाद हम बढ़े आगे। बारालाचा की चढ़ाई कंप्लीट करके फिर हमने पहुंच गए बारालाचा का जो 0 पॉइंट है, यानी कि टॉप है, वहां पर हमने पहुंच गए। फिर रोड पे हमने गाड़ी अपनी लगाई साइड में, और उसके बाद फिर हम निकले गाड़ी से बाहर। हालांकि गाड़ी से जैसे ही बाहर निकले आपको अचानक से फील होगा एकदम से इतनी ज्यादा ठंड आपको शरीर पे जो है आपकी बॉडी पर अटैक करेगी। तो एकदम से ये देखिए 16,040 फीट की ऊंचाई पर बारालाचा पास है। हम यहाँ पर गए, काफी अच्छी स्नो थी, ऐसी स्नो थी कि आप रोहतांग की स्नो को भूल जाएंगे इस स्नो के साथ, यानी स्नो को देख के अगर आप बारालाचा पे जाएंगे तो। इसके साथ ही ऑक्सीजन की हालांकि थोड़ी बहुत कमी महसूस होती है, लेकिन इतनी महसूस नहीं होती कि ज्यादा किसी को कोई दिक्कत हो। तो ऑक्सीजन की कमी है लेकिन ज्यादा नहीं है, आप इजीली एंजॉय कर सकते हैं, इवन फैमिली के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। बारालाचा में कोई दिक्कत नहीं है। बारालाचा में काफी देर घूमने के बाद हमने फोटोज वगैरह क्लिक की, वहां पर वीडियोस बनाई और काफी उस एनवायरनमेंट को एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम चल पड़े अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी में बैठ के हम निकल पड़े हैं सफर के अगले चरण में, यानी कि बारालाचा के बाद हम जाएंगे गाटालूप्स की तरफ। तो गाटालूप से पहले आएगा सरचू, तो हम सरचू में थोड़ी देर रुकेंगे, चाय वगैरह बनाएंगे और पियेंगे। तो चलिए चलते हैं सरचू की तरफ। बारालाचा से इस पॉइंट से अब आपको आगे चढ़ाई नहीं करनी होती, इससे आगे आपकी गाड़ी अब नीचे उतरती जाएगी। जो चढ़ाई आपने मैक्सिमम करनी थी वो आप यहाँ तक ही कर चुकी हैं। हालांकि बारालाचा की जो चढ़ाई है बहुत ही खतरनाक है दोस्तों, यहाँ पर ड्राइविंग करते टाइम ध्यान रखना। बारालाचा से काफ़ी देर ड्राइविंग करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सरचू में। सरचू में दोस्तों एक वैली की तरह है, दोनों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे, बीच में खुला मैदान आपको दिखेगा और इसके ठीक सेंटर में बिल्कुल स्ट्रेट सड़क यहाँ पर बनाई हुई है। तो हमने डिसाइड किया कि अपने सिलेंडर पे यहाँ चाय बना के पीते हैं। तो हमने गाड़ी को लगाया साइड में, नीचे मैदान में उतारा। हालांकि यहाँ पर स्टे करने के लिए टेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन आप ध्यान रखना कि सरचू में जसपा से ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है, तो अगर आप यहाँ पर स्टे भी करेंगे तो रात को आपको बहुत दिक्कत होने वाली है, आपको नींद नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे। दोस्तों फिलहाल हम एंट्री कर चुके हैं सरचू में, और अभी यहाँ पर हमने लिया 10 मिनट का ब्रेक। कुछ मैगी वगैरह यहाँ पर हम खाने वाले हैं, उसके बाद पियेंगे थोड़ी चाय वगैरह। ये देखिए काफी बिल्कुल खुले मैदान है, यहाँ पर पूरे खुले मैदान है और पहाड़ी पहाड़ है, काफी अच्छा है। हालांकि ठंड बारालाचा से थोड़ी कम है, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा एनवायरनमेंट है।
अब थोड़ी देर यहाँ पर स्टे करेंगे हम 20-25 मिनट, उसके बाद आगे निकलेंगे। ये देखिए एरिया अपनी स्कॉर्पियो है, बहुत मजा आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग ये जो है व्लॉग हमारा होने वाला है। देखते हैं लद्दाख कितने बजे तक पहुंचते हैं। सुबह जिस पास से हम निकले थे करीबन 6-6:30 बजे के आसपास, और अभी टाइम हुआ है 9:11। तो ये कुछ नजारा है, काफी बेहतरीन। तो दोस्तों सरचू से अगला स्टॉप है अपना पैंग, जो कि है यहाँ से 88 किलोमीटर, आप बोर्ड पे देख रहे होंगे। लेकिन पैंग जाने के लिए आपको क्रॉस करना होगा सबसे खतरनाक ले के रास्ते में जो पड़ता है वो है गाटा लूप्स, जैसे कि आप सामने मैप में देख पा रहे होंगे, बहुत खतरनाक है। एक तो गाटा लूप्स की चढ़ाई वैसे ही खतरनाक है, ऊपर से सड़कें टूटी फूटी, और एक जगह हमारी किस्मत की मोड़ पे एक ट्रक फंसा हुआ था, यानी कि जो मोड़ की जो चढ़ाई है वहां पे रास्ता बंद था। अब ट्रक के बराबर में थोड़ा सा यहाँ पर रास्ता था, उससे पहले एक टैक्सी इनोवा यहाँ पर फंसी हुई थी, वो चढ़ाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। हालांकि ये गाड़ी अगर चढ़ जाती है तो उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारी गाड़ी भी चढ़ जाए, वरना कई घंटे यहाँ पर जाम में फंसना पड़ जाएगा। तो ये गाड़ी जैसे तैसे करके यहाँ पर चढ़ गई है। अब बारी आती है हमारी स्कॉर्पियो एन को चढ़ाने की, तो चलिए ट्राई करते हैं, चढ़ाते हैं।
तो दोस्तों अभी जस्ट हमने पार्क किया है गाटा लूप्स, उसके बाद थोड़ा हम यहाँ पर रुक गए। काफ़ी देर हो गई थी ड्राइविंग करते और उधर गाटा लूप्स में हम आए थे। काफ़ी खतरनाक, बहुत ही डेंजरस रोड थे, अपने वीडियो में पीछे देखा भी होगा। तो अभी ये रोड थोड़ा बढ़िया आया है, इसलिए 5 मिनट का ब्रेक लिया है ताकि पैर सीधे भी कर लें। और ये देखिए हमारे एक साथी को यहाँ पर वोमिटिंग भी हो गई है क्योंकि ऑक्सीजन की बहुत कमी है यहाँ पर, और जी भी मचलाने लग जाता है और काफ़ी अनईजी फील होने लग जाता है यहाँ पर। ये देखिए ये जो आपको पीछे पहाड़ दिखाई दे रहा है ऊपर, इसी पहाड़ से उतर के आए हैं। अभी आगे चलेंगे पेंग की तरफ और आगे बढ़ते रहेंगे लेह लद्दाख की तरफ। तो अब हम पहुंच चुके हैं ले। हमने यहाँ पर ले लिया है स्टे। पूरे लगभग हमें मान के चलिए कि जिस्पा से ले पहुंचने में करीबन 12 घंटे का समय लगा, क्योंकि रास्ते में रोड बहुत ज्यादा खराब थे और गाटा लूप्स पे एक जगह हमारी गाड़ी भी फंस गई थी, और अपने वीडियो में देख भी लिया होगा। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर एक रात का स्टे करेंगे और फिर कल अगले दिन यहाँ की लोकल साइट सीइंग करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे सोनमर्ग की तरफ कारगिल से होते हुए।